हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक चिन्ह और छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है जमीन के नीचे है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो भूगर्भिक संरचना के जस्ट ऊपर में चट्टानों के ऊपर में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोग साथ ही देखे हैं। और आज के इस क्लास के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ की जो ऊपरी बनावट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है उसके जमीन के अंदर जितने भी संरचना है उसके बारे में अध्ययन किए हैं। आज के इस क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जितने भी हम लोग ऊपरी हिस्से में स्थित है भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे जी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या पढ़ेंगे जी, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, तो ये विभाजन क्या है पहले इसे समझिए। विभाजन एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो कि किसी बड़े क्षेत्र, किसी बड़े भूभाग क्षेत्र, किसी भौगोलिक विशेषताओं को आधार पर क्या है, कोई बड़ा क्षेत्र है। मान लीजिए हमें छत्तीसगढ़ क्या है, ये हमारा बड़ा क्षेत्रफल है, ये क्या है, एक बड़ा भूभाग है। ये जो बड़ा भूभाग है इसी को ही भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विभाजन कहते हैं, या फिर हम लोग प्राकृतिक विभाजन कहते हैं जी। ये भौगोलिक विशेषता है क्या, तो भौगोलिक विशेषताओं की मैं बात करूं, भौगोलिक विशेषता किसे कहते हैं ये आपको समझाऊं तो भौगोलिक विशेषता किसे कहते हैं जी। एक तो आपको देखने को मिलेगा ऊंचावच, ऊंचावच वहां के ऊंचावच देखने को मिलेगा। वहां की जलवायु, जलवायु किस प्रकार की है, वहां की जो वनस्पति है, वनस्पति है, वनस्पति है, इसकी बात करते हैं जी। वहां की जो वनस्पति संपदा है उसमें जीव जंतु, जीव जंतु की बात होती है, और उसमें जो रहने वाले मानवीय क्रियाकलाप करते हैं उसकी बात करते हैं। तो मानवीय क्रियाकलाप, क्रियाकलाप इन सभी विशेषताओं के आधार पर, इन सभी विशेषताओं के आधार पर छत्तीसगढ़ को कुल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है जी। ये जो 4 भाग हैं वो कौन कौन सा है, जिस प्रकार से ये जो छत्तीसगढ़ है इसको हम लोग प्रशासनिक आधार पर 33 जिले और 5 संभाग में बांटे हैं, ठीक उसी प्रकार इसे हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत अगर देखें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें से आपको देखने को मिलेगा, ये पहला है बस्तर संभाग में आपको पहला देखने को मिल रहा है। ये कौन सा है, ये वह बस्तर संभाग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दंडकारण्य का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, दंडकारण्य का पठार कहते हैं। ये पहला प्राकृतिक विभाजन है, क्या है, दंड, दंडकारण्य का पठार। ये जो दंडकारण्य का पठार है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बस्तर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, बस्तर का पठार कहते हैं। तो अन्य नाम के रूप में आपको याद रख लेना है बस्तर का पठार। क्या नाम याद रखना है, बस्तर का पठार। ठीक, ये हो गया दंडकारण्य का पठार या फिर बस्तर का पठार। ठीक, अब आगे बढ़ना है जी। अगला प्राकृतिक विभाजन की अगर मैं बात करूं तो अगला प्राकृतिक विभाजन आपको देखने को मिलेगा उत्तरी क्षेत्र में, जिसमें से आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जी। उत्तरी क्षेत्रफल में अगर देखें, उत्तरी क्षेत्र में देखें तो 2 प्राकृतिक विभाजन होते हैं। कौन कौन सा, एक आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ वाला, कौन सा देखने को मिलेगा, ये एक ये देखने को मिलेगा। ये जो है ये कौन सा है, ये प्राकृतिक विभाजन है, आपको देखने को मिलेगा जशपुर, जशपुर शामरी, सामरी पाट प्रदेश है। कौन सा है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश है जी। एक पहला ये आपको देखने को मिलेगा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। और ये जो देखने को मिल रहा है ये वाला वो कौन सा है, तो ये है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। कौन सा है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, जिसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन कहते हैं। अन्य नाम के रूप में याद रखना, कौन सा, सरगुजा बेसिन। इसे पाट प्रदेश कहते हैं या फिर जशपुर पाट प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अगला आपको याद रखना है वो कौन सा है,
ये आपको याद रखना है महानदी बेसिन। कौन सा है? महानदी बेसिन। यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी, और उनकी सहायक नदियां भी बहती हैं, और उनकी सहायक नदियां और महानदी के सहयोग से यहाँ पे क्या बनेगा जी? यहाँ पे बनता है महानदी बेसिन बनता है। क्या बनता है? महानदी बेसिन बनता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये आपको देखने को मिलेगा महानदी बेसिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 4 प्राकृतिक प्रदेश। छत्तीसगढ़ को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से एक आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? एक आपको देखने को मिलेगा दंडकारण्य का पठार, दूसरा पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, तीसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश, चौथा महानदी बेसिन। कौन सा है? महानदी बेसिन। जिसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेसिन को हम लोग क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। अन्य नाम के रूप में याद रखना, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक, ये है जी। तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इतना क्लियर? डाउट नहीं जीना? जी बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग प्राकृतिक विभाजन पढ़ते हैं तो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले ये याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ को कितने प्राकृतिक विभाजन में बांटा गया है? पहला सवाल। तो 4 भागों में बांटा गया है। उसके नाम से प्रश्न पूछेगा कि कौन सा प्राकृतिक विभाजन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या पूछेगा? इनकी विस्तार से पूछेगा, इसके क्षेत्रफल से पूछेगा। ठीक है, कि इनका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है। तो अगर देखे तो ये मैं इसको मिटा दूं, भौगोलिक विशेषताओं को। ठीक है, इस भौगोलिक विशेषताओं को मैं मिटा देता हूं, उसके बाद इसी में लिख देता हूं सभी को। चलिए भाई, तो अगला कौन सा है? क्षेत्रफल होने वाला है। क्षेत्रफल, एक तो क्षेत्रफल में ही पूछ देता है, और दूसरा कौन सा पूछता है? दूसरा पूछता है इसमें, तो दूसरा पूछेगा आपका प्रतिशत में। किसमें पूछेगा? प्रतिशत में पूछेगा। ये है छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो भाई इसमें क्या पूछेगा? एक पूछेगा क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, कितना है इनका क्षेत्रफल पूछेगा। दूसरा पूछेगा इनके प्रतिशत, कितने प्रतिशत में इसका विस्तार है। ठीक है, क्या है? कितने प्रतिशत में इसका विस्तार है, ये पूछेगा। क्षेत्रफल संबंधित इतने आंकड़े आपको पढ़ना है। तो देखिए भाई, सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपको कौन सा दिखने को मिल रहा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपको देखने को मिल रहा है महानदी बेसिन। कौन सा? महानदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो इनका क्षेत्रफल कितना है? लगभग आधा है। लगभग आधा है। अगर क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर में अगर मैं बताऊं तो इनका आपको देखने को मिलेगा 68,64 वर्ग किलोमीटर इनका क्या है? क्षेत्रफल है। 68,064 वर्ग किलोमीटर इनका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, वही इनके बाद दूसरा स्थान किसका देखने को मिल रहा है? तो दूसरा स्थान आपको देखने को मिल रहा है दंडकारण्य पठार का। और दंडकारण्य पठार का क्षेत्रफल आपको कितना देखने को मिल रहा है? तो ये है 3960 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 39,060 वर्ग किलोमीटर। कितना? 39,060 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, वो है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। और पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल आपको कितना देखने को मिलेगा? 21,863 वर्ग किलोमीटर। कितना? 21,863 वर्ग किलोमीटर। 21,863 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से अगर देखे तो सबसे छोटा आपको नजर आ रहा है, वो आ रहा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। कौन सा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा वर्ग किलोमीटर में 6,208 वर्ग किलोमीटर। कितना? 6,208 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना आपको क्लियर? जी हाँ। तो इसमें क्रम से जमाने के लिए बोलेगा तो पहले नंबर पे कौन सा है? छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा नंबर पे है दंडकारण्य पठार। तीसरा है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। चौथे नंबर पे है जसपुर सामरी पाट पर। अवरोही क्रम में जमाइए या फिर इसे आरोही क्रम में जमाइए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जी। ठीक है, तो बढ़ते से घटते क्रम में आप लोग जमा सकते हैं। ठीक, इनका अगर प्रतिशत में अगर देखें तो प्रतिशत भी अगर पूछ लेगा तो सबसे ज्यादा किसका देखने को मिल रहा है? छत्तीसगढ़ का मैदान देखने को मिल रहा है। किसका देखने को मिल रहा है? छत्तीसगढ़ का मैदान देखने को मिल रहा है, जिसका प्रतिशत आपको याद रखना है। कितना?
50.34%। कितना? 50.34%। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है साथियों? तो दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है दंडकारण्य का पठार, और इनका क्षेत्रफल में प्रतिशत में योगदान कितना है? तो इसमें योगदान आपको देखने को मिलेगा 28.91%। कितना है? 28.91% आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखें तो तीसरे स्थान पर था पूर्वी बघेलखंड का पठार, और पूर्वी बघेलखंड के पठार का अगर प्रतिशत में योगदान देखें तो इसका प्रतिशत में योगदान है 16.16%। 16 याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद जशपुर शामरी पाठ प्रदेश की बात की जाए तो इनका योगदान सबसे कम है, 4.59 4.59% की सबके देखने को मिलेगा, जशपुर शामरी पाठ प्रदेश का देखने को मिलेगा। तो ये था क्या? ये था इनका क्षेत्रफल, और इनके प्रतिशत के आधार पर कोई डाटा पूछ लेगा तो ये आप लोगों को बन जाएगा, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, 2-3 बार लिखेंगे और बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ये डाटा वाला चीज है, फैक्चुअल चीज है, इसे याद करना ही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद कर सकते हैं साथियों? तो इसके अलावा हम याद कर सकते हैं, जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत तो सबसे पहले क्या पूछता है? सबसे पहले पूछता है हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, ये पहले मैं बताइए। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं चट्टान। क्या पढ़े हैं? चट्टान पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? चट्टान पढ़े हैं। और इस चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और चट्टान के ऊपर में क्या पाया जाता है? मिट्टी। क्या पाया जाता है? और मिट्टी। और इस मिट्टी के अंतर्गत कौन से प्रमुख फसल उगाए जाते हैं? कौन सा फसल उगाया जाता है? प्रमुख फसल फसल ये भी हम लोग मिट्टी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं जी। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े हैं? अभी जस्ट हम लोग क्षेत्रफल पढ़े हैं और प्रतिशत पढ़े हैं साथियों। ठीक है, इतना ही तो पढ़े हैं ना। जी हाँ, आपको एक्स्ट्रा क्या याद रखना है? तो एक्स्ट्रा आपको याद रखना है नदी अपवाह तंत्र। क्या याद रखना है? नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र याद रखना है। क्या याद रखना है? अपवाह तंत्र याद रखना है। इसके अलावा यहाँ की जो नदी है वो किस ओर बहती है, इनका ढाल किस ओर है? तो नदी अपवाह का ढाल को याद रख लेना है। किसको याद रखना है? ढाल को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसकी ऊंची चोटी याद रख लीजिएगा। किसकी? इन सभी प्राकृतिक विभाजनों की ऊंची चोटी को याद रख लीजिएगा। 2017 में 2017 में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछ लिया गया था। वो कौन था? गौरलाटा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है एक के अंतर्गत। ठीक है साथियों, तो ये आपको किसके अंतर्गत याद रखना है? तो ये याद रखना है आपको प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत। सॉरी, इसके अंतर्गत प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत याद रखना है। ठीक है, ये है प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत क्या क्या याद रखना है। ये एक चट्टान, दूसरा खनिज याद रखना है, कौन सा खनिज पाया जाता है। तीसरा याद रखना है मिट्टी। कौन सा याद रखना है? मिट्टी की उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और उस मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जाता है, कौन सा फसल प्रमुख है। ठीक है, और कौन सा नदी अपवाह तंत्र यहाँ पे है जी। इसके अलावा उस नदी अपवाह तंत्र का कौन सा ढाल है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा उस प्राकृतिक विभाजन का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये याद रखिएगा जी। तो एक आपको याद रखना है कौन सा? एक याद रखना है आपको पूर्वी बघेलखंड का पठार। कौन सा? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये चारों को पढ़ना है ना हमें तो। और उसके बाद आपको याद रखना है आपको गोदावरी नदी अपवाह, सॉरी गोदावरी नदी बोल रहा हूं, दंडकारण्य का पठार। कौन सा? दंड कारण्य, कारण्य का पठार। इसके बाद आपको याद रखना है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन। और महानदी बेसिन के बाद आपको ये लास्ट में याद रखना है पाट प्रदेश। कौन सा? पाट प्रदेश। ठीक है, ये है साथियों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए भाई, इसको हम भी और खींच देते हैं और अच्छे से जमा देते हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जी पढ़ने में। डिजिटल बोर्ड है, इसका फायदा तो उठाएंगे ही ना। ठीक है,
ये आपको याद होना। अब कैसे नहीं होगा याद, देखते हैं अब। ठीक, तो एक आपको याद रखना है क्या साथियों, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे ठीक कौन सी चट्टान पाई जाती है। प्रमुख चट्टान की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन सी चट्टान पाई जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। कौन सा चट्टान, गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। ठीक है, कौन सा चट्टान है, गोंडवाना, गोंडवाना चट्टान। कौन सा चट्टान पाया जाता है, गोंडवाना चट्टान पाया जाता है। और दंडकारण्य पठार के अंतर्गत कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिले है आर्कियन धड़वार। कौन सा, आर्कियन, आर्कियन धारवाड़, ग्रेनाइट। ये सब चट्टान किसके अंतर्गत मिलेगा, दंडकारण्य पठार के अंतर्गत मिलेगा। किसके अंतर्गत, दंडकारण्य पठार के अंतर्गत मिलेगा। महानदी बेसिन की बात की जाए तो महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा चट्टान है जी, तो इसके अंतर्गत कौन सा चट्टान पाया जाता है, कडप्पा चट्टान। कौन सा चट्टान, कडप्पा चट्टान, कडप्पा चट्टान। पढ़ चुके हैं ना इसको, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस क्लास को जाकर अटेंड कीजिए, उसके बाद इस क्लास में आइए। क्योंकि अगर पिछली कक्षा को आप लोग पढ़ चुके हैं तो इसमें मैं मिट्टी को पढ़ा चुका हूं और भूगर्भिक संरचना को पढ़ा चुका हूं, तो उसके अंतर्गत जितने भी ये 4 टॉपिक है, चट्टान है, खनिज है, मिट्टी है, प्रमुख फसल है, इनको तो मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो वो तो वहां पे है, इसको मैं समझाऊंगा नहीं ज्यादा, इसको सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, पाठ प्रदेश के अंतर्गत अगर देखे तो पाठ प्रदेश के अंतर्गत दक्कन ट्रेप, कौन सा, दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप चट्टान पाया जाता है। ठीक, अब खनिज की बात की जाए तो इसके अंतर्गत कौन सी खनिज पाई जाती है जी, तो खनिज की बात करूं तो खनिज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना चट्टान में कौन सा प्रमुख खनिज, तो इसमें खनिज देखने को मिलेगा कोयला। कौन सा, कोयला देखने को मिलेगा, कोयला खनिज प्रमुख है इसके अंतर्गत। वही दंडकारण्य पठार की बात करें तो दंडकारण्य के पठार में धारवाड़ चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान है, आर्कियन चट्टान है। तो इस चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाएगा जी, तो सबसे ज्यादा प्रमुख है वो है लौह अयस्क। कौन सा है, लौह अयस्क। और लौह अयस्क के अलावा आपको देखने को मिलेगा टीन। वैसे तो धारवाड़ चट्टान एक ऐसा भूगर्भिक संरचना है जिसके अंतर्गत आपको बहुत प्रकार के खनिज आपको देखने को मिलेगा जी, समाहित करके रखे हुए हैं धारवाड़ साल समूह। ठीक है, ये अपने आप में एक ऐसा समृद्ध चट्टान है जिसमें धात्विक खनिज बहुरूपी में मिलता है जी। ठीक है, कडप्पा चट्टान की बात की जाए तो कडप्पा चट्टान में आपको देखने को मिलेगा चूना पत्थर। कौन सा, चूना पत्थर। चूना पत्थर के अलावा डोलोमाइट, डोलोमाइट ये है। महानदी बेसिन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। पाठ प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पाठ प्रदेश के अंतर्गत आपको दक्कन चट्टान देखने को मिलता है, तो दक्कन ट्रेप चट्टान के अंतर्गत आपको कौन सा खनिज पाया जाता है जी, तो उसकी अगर खनिज की अगर बात करूं तो इसमें खनिज मिलेगा बॉक्साइट। कौन सा, बॉक्साइट खनिज प्राप्त होगा। ठीक है, वही अगर गोंडवाना चट्टान के ही अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है अगर मैं पूछ लूं तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों, तो यहाँ पे आपको मिट्टी देखने को मिलेगा लाल पीली मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी पूरी बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। ठीक, वही जशपुर सामरी पाठ प्रदेश, चलिए वो थोड़ा सा आगे। दंडकारण्य पठार की बात की जाए तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा रेतेराइट मिट्टी। कौन सा, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी है जी, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। और लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे, ये आपको दंडकारण्य पठार के अंतर्गत देखने को मिलेगा। महानदी बेसिन की बात की जाए तो महानदी बेसिन के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी, कौन कौन सी, लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी के अलावा आपको देखने को मिलेगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, ये महानदी बेसिन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। वही पाठ प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पाठ प्रदेश के अंतर्गत दक्कन ट्रेप चट्टान है और दक्कन ट्रेप से एक मिट्टी का निर्माण होता है जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा लेटेराइट मिट्टी। क्या मिट्टी, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी।
ठीक है, कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी जी। और इस मिट्टी के अंतर्गत, इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत कौन से फसल प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं, फसल लिया जाता है? तो फसल की अगर मैं बात करूं तो आपको गोंडवाना चट्टान में देखने को मिलेगा लाल पीली मिट्टी, और इस लाल पीली मिट्टी के अंतर्गत आपको मोटे अनाज, मोटे अनाज देखने को मिलेगा। और मोटा अनाज उत्तरी क्षेत्र में कौन सा देखने को मिलेगा जी? कोदो, कुटकी, ज्वार, ये सब आपको देखने को मिलेगा उस क्षेत्र में, तिलहन, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो दंडकारण्य पठार की अगर मैं बात करूं तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोटे अनाज, क्योंकि यहाँ पे भी कम पानी होती है जी। पानी तो खूब गिरता है लेकिन जल धारण क्षमता कम होती है, दोमट में चिपचिपा हो जाता है पूरा, उसमें तो हो ही नहीं सकता। तो मोटे अनाज, मोटे अनाज की फसल उगाई जाती है। और इसमें आपको याद रखना है कोदो, कुटकी, रागी, कोदो, कुटकी, रागी आपको याद रखना है। ठीक है, वही कडप्पा चट्टान में लाल पीली और काली मिट्टी पाई जाते हैं। और लाल पीली काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल अगर उगाई जाते हैं महानदी बेसिन के अंतर्गत, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा वो है धान। कौन सा है? धान फसल सर्वाधिक रूप से उगाई जाते हैं। लेकिन काली मिट्टी में आपको देखने को मिलेगा गन्ना, क्या देखने को मिलेगा? गन्ना। गन्ना के अलावा आपको देखने को मिलेगा चना, ये सब उगाए जाते हैं महानदी बेसिन के अंतर्गत। ठीक है, पाट प्रदेश की बात की जाए तो वहां पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और लेटेराइट मिट्टी में बागवानी कृषि की जाती है। क्या किया जाता है? बागवानी, बागवानी कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, बागवानी कृषि किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखे तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है, ये इसमें क्या होता है? रेतीली मात्रा रहता है, इसमें पानी जरा से भी नहीं रहता है। इस रेतीली मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का उपयोग सर्वाधिक हम करते हैं मकान बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए इसका सर्वाधिक उपयोग करते हैं जी। इस मिट्टी को अन्य नाम के रूप में भी जाना जाता है, मुर्मी मिट्टी या भाटा मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, ये आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो अपवाह तंत्र हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार है। और इस पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत अगर आपको नदी अपवाह तंत्र देखना है तो यहाँ की जो नदियां उद्गम होगी वो उत्तरी क्षेत्र में बहती हैं। किस क्षेत्र में? उत्तरी क्षेत्र में बहती हैं, जिसका मुख्य नदी है कौन सा? सोन नदी। और सोन नदी जाकर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में। तो ये जो देखने को मिलेगा सोन गंगा अपवाह तंत्र, कौन सा? सोन गंगा अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र है? सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है, वही दंडकारण्य पठार की बात की जाए तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा इंद्रावती नदी, सबरी नदी, और ये दोनों जाकर किसमें मिल जाते हैं? गोदावरी नदी में। तो यह गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा जी। ठीक है, महानदी बेसिन की बात की जाए तो महानदी क्या है? एक मुख्य नदी है, और इनसे ही आकर इनकी सहायक नदी मिलती है। तो ये एक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसका नाम है महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, पाट प्रदेश की बात की जाए तो पाट प्रदेश अधिकांशतः महानदी के ही अंतर्गत आता है, लेकिन एक और भी जो आपको देखने को मिलेगा अपवाह तंत्र, वो है शंख नदी, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, कौन सा? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। अब इस नदी जो बहती है उसकी डायरेक्शन, दिशा को हम लोग देखते हैं। तो दिशा को अगर देखें तो महानदी है, सोन गंगा नदी है, अपवाह तंत्र है, यह उत्तरी दिशा में बहती है। तो छत्तीसगढ़ किस दिशा में यह बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। कहां पे? उत्तर दिशा में इसका ढलान है जी, तो उत्तर। ठीक है, वही बात की जाए दंडकारण्य पठार की, तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत दक्षिण में है, और दक्षिण में किस तरफ जाती है? दक्षिण की ही ओर जाती है। तो यह दक्षिण, इसका ढाल है दक्षिण की ओर। ठीक है, महानदी बेसिन की बात की जाए तो महानदी बेसिन पहले उत्तर की ओर जाता है, उसके बाद पूर्व की ओर चला जाता है। तो इसका अगर ढाल देखें तो इसका ढाल आपको देखने को मिलेगा पूर्व की ओर। वही पाट प्रदेश की बात की जाए तो पाट प्रदेश का अधिकांशतः भाग आपको देखने को मिलेगा, वहां की जो नदियां ईब नदी हो वो नीचे की ओर आते हैं, दक्षिण की ओर आते हैं, और पूर्व की ओर जाते हैं, मतलब दक्षिण पूर्व है। कौन सा है? दक्षिण पूर्व की ओर, ये आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? दक्षिण पूर्व की ओर जी। ठीक है, ये आपका ढाल है। वही ऊंची चोटी की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी, ये जो
प्रायद्वीपीय सॉरी, ये जो प्राकृतिक विभाजन है, 4 प्राकृतिक विभाजन, इसके अंतर्गत 4 आपको क्या याद रखना है, सबसे ऊंचे ऊंचे चोटी याद रखना है, सबसे ऊंची ऊंची चोटी याद रखना है, जिसमें से पूर्वी बघेलखंड की पठार की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। और इसकी ऊंची चोटी जो ऊंचाई है वो कितना है, 1033 मीटर है। कितना है, 1033 मीटर है। और दंडकारण्य पठार की बात की जाए तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा बैलाडीला की पहाड़ी, जिसकी ऊंची चोटी है नंदीराज, क्या है, नंदीराज है, जिसका हाइट आपको 1210 मीटर है। कितना है, 1210 मीटर आपको देखने को मिलेगा जी। वही अगर बात की जाए महानदी बेसिन की, तो महानदी बेसिन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा क्या, बदरगढ़ सबसे ऊंची चोटी, जो कि कवर्धा में स्थित है। कहाँ पे, बदरगढ़ कवर्धा में मैकल श्रेणी में स्थित है। वैसे तो इसका विवादित चल जाता है जी कि इनका राजनांदगांव में है या फिर कवर्धा में है, जनरली इसे कवर्धा में ही लेते हैं। ठीक है, तो इनका हाइट आपको देखने को मिलेगा 1176 मीटर। कितना, 1176 मीटर। ठीक है, पाट प्रदेश की बात की जाए तो पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगा, जो कि सामरी पाट में स्थित है, वो है गौरलाटा। कौन सा है, गौरलाटा, गौरलाटा है जी। ये जो गौरलाटा है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो है गौरलाटा है जी। ठीक है, जिसका हाइट आपको देखने को मिलेगा 1225 मीटर। कितना, 1225 मीटर। नंदीराज छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है जी, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके अलावा और इस प्राकृतिक विभाजन से और प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी अगर बात की जाए तो इनका विस्तार अगर हम नहीं देखें, कहां से कहां तक इसका विस्तार है, इसे हम लोग नहीं देखें। साथ ही साथ इसका उप विभाजन से प्रश्न पूछता है, प्रमुख पहाड़ी और चोटियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रमुख नदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी को हम लोग चलिए देख लेते हैं साथियों, एक एक करके सभी को देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन से प्रश्न पूछेगा तो इसी से ही प्रश्न पूछने वाले हैं जी। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या, इस प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत विस्तार देखेंगे। क्या देखेंगे, विस्तार, विस्तार देखेंगे। विस्तार के अलावा उप विभाजन, इस उप विभाजन के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे जी, तो उप विभाजन के अंतर्गत बहुत सारे जो स्थलीय कृतियां हैं उसको ही हम लोग देखने वाले। स्थलीय कृत्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा घाटी देखने को मिलेगा, पहाड़ी देखने को मिलेगा, मैदान देखने को मिलेगा। सही, इस सभी चीजों को हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, तो किसके देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के देख रहे हैं जी। तो चले भाई, इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं विस्तार। थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि इनके समान हो जाए। एक कलर भी चेंज कर ले ताकि रेड कलर में आ जाए अच्छे से। ये ठीक है जी। चलिए, तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, विस्तार देख रहे हैं जी। क्या देखेंगे, विस्तार देखेंगे। तो आप सभी को पता है कि कितने भागों में बांटा गया है, छत्तीसगढ़ को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से दंडकारण्य का जो पठार है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको, और ये जो मोहला क्षेत्र है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, उस क्षेत्र को ले लेंगे, तब ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा दंडकारण्य का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, दंडकारण्य का पठार है जी। तो क्या क्या बोला मैंने, एक बोला बस्तर संभाग, क्या बोला, बस्तर संभाग, बस्तर संभाग। और बस्तर संभाग के अलावा मैंने क्या बोला, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक, ये वाला क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र क्या है, दंडकारण्य का पठार है जी। ठीक है, ये क्या है, दंडकारण्य का पठार है। ठीक है, याद हुआ, ये कौन सा है, ये है दंडकारण्य का पठार जी। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद जो अगला है वो उसको हमें याद रखना है, वो है महानदी बेसिन। कौन सा है, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन के अंतर्गत आपको मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को छोड़ना है। उसके बाद आपको यहां से लेकर चलना है और उत्तरी कोरबा को छोड़ देना है हल्का सा। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है
उदयगढ़ को हल्का से छोड़ देना है और यहाँ पे आपको लेते हुए यहाँ से ऐसे इस प्रकार से ले लेना है। और ये कौन सा है, ये आपको देखने को मिलेगा महानदी बेसिन। और ये जो जसपुर के पत्थलगांव है, इसे पत्थलगांव तहसील को ले लेना है जी, पत्थलगांव तहसील को लेना है। मैं क्या बोला हूं, रायपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और प्लस पत्थलगांव, पत्थल गांव, इसको आपको लेना है। और माइनस किसे करना है, तो माइनस करना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को। किसे, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को। इसके अलावा माइनस करना है कौन सा, उत्तरी, उत्तरी कोरबा को। इसे उत्तरी कोरबा को माइनस करना है। ठीक है, बाकी ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये कौन सा है, ये है महानदी बेसिन है। क्या है, महानदी बेसिन है जी। ठीक, ये आपको देखने को मिल रहा है, जी हाँ सर, ये आपने अच्छा बताया सर। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। और ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसमें से कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलेगा जी, जिसमें से पूर्वी बघेलखंड के पठार का मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिले के कुसमी और सामरी तहसील को छोड़कर सरगुजा जिले के लुंड्रा, मैनपाट, बतौली और सीतापुर को छोड़कर और जसपुर के पत्थलगांव को छोड़कर बाकी सब किसके अंतर्गत आएंगे जी, ये आएगा महानदी, सॉरी, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आएगा। ये जो पूर्वी बघेलखंड के पठार में बोला हूं, उसके अंतर्गत कौन कौन सा आ रहा है साथियों, तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है कौन कौन सा, ये कौन सा दिखने को मिल रहा है, तो ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत मैंने क्या कहा है, तो यहाँ पे मैंने कहा है सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग के अंतर्गत आपको क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या लेना है, तो इसमें माइनस करना है क्या, तो इसमें माइनस करना है जशपुर, जशपुर जिला, पूरा पूरा जशपुर जिला, जशपुर जिला पूरा माइनस कर दीजिएगा। बलरामपुर जिले के, बलरामपुर जिले के अंतर्गत शामरी, शामरी प्लस कुसमी को, कुसमी को इसको माइनस कर देना है। ठीक है, सरगुजा के अंतर्गत, सरगुजा के अंतर्गत क्या क्या माइनस करना है, तो इसके अंतर्गत आपको माइनस करना है सीतापुर, सीतापुर, मैनपाट, बतौली, सीतापुर, बतौली और लुंड्रा। इसे आपको क्या करना है, इसे आपको माइनस करना है। ठीक, और बाकी सब आ जाएगा उसके बाद। तो ये है क्या, सभी का विस्तार है जी, क्या है, सभी प्राकृतिक प्रदेशों का मैंने आपको विस्तार बता दिया कि इनका विस्तार आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई इनका उप विभाजन देखें कि इनका उप विभाजन कहां से कहां तक है जी। ठीक, चलिए भाई, तो इनका हम लोग क्या देखेंगे, उप विभाजन देखते हैं। क्या देखेंगे, उप विभाजन देखेंगे। तो उप विभाजन भी हम लोग किस में देखेंगे, मैप में ही देखेंगे जी। हम संपूर्ण सिलेबस हम मैप के ही थ्रू पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारा प्रारंभिक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जाइए और प्रारंभिक वीडियो को देखिए जाए, क्योंकि सभी थ्योरी क्लास को हम लोग किसके जरिए कंप्लीट करेंगे, प्राकृतिक विभाजन को हम लोग, चाहे वो छत्तीसगढ़ के कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हम लोग मैप के ही थ्रू पढ़ेंगे जी। ठीक, चले तो आगे बढ़ते हैं। तो इनका विभाजन हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कहां से कहां तक है, तो यहां से है, ठीक है, यहां से है इसका विभाजन, ये है, ये क्या है, पूरी बघेलखंड का पठार है। जो मैं ड्रॉ किया हूं वो क्या है, पूरी बघेलखंड का पठार है जी। अगर पूरी बघेलखंड के पठार के उप विभाजन की बात करूं तो सबसे पहला उप विभाजन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सरगुजा बेसिन, सरगुजा जिला है और इस जिले से
आपको देखने को मिलेगा एक नदी जो कि नाम है मांड नदी, और मांड नदी दक्षिण की ओर बहती है, और इसी कारण यहाँ पे और उनकी सहायक नदियों से यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है सरगुजा बेसिन। क्या बनता है, सरगुजा बेसिन। तो ये कौन सा बेसिन है जी, ये आपको देखने को मिला है सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन। ये क्या है, सरगुजा बेसिन है। ठीक, कौन सा बेसिन है, सरगुजा बेसिन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी, जिसमें से कैमूर पर्वत देखने को मिलेगा। इस कैमूर पर्वत से नदी का उद्गम हुआ है, और उस नदी का नाम है हसदेव नदी, और हसदेव नदी कुछ इस प्रकार से बहती है, और ये जो बहती है तो इस प्रकार से बहने की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एक बेसिन का निर्माण होता है, जिस बेसिन का नाम क्या है जी, हसदेव रामपुर बेसिन। क्या नाम है, हसदेव रामपुर बेसिन है। क्या है, हसदेव रामपुर बेसिन है, हसदेव रामपुर, रामपुर बेसिन है। क्या है, हसदेव रामपुर बेसिन है। इसमें दिख रहा है जी, हाँ दिख तो रहा है, हसदेव रामपुर बेसिन है। क्या है, हसदेव रामपुर बेसिन है। इसके अलावा दूसरा अगर देखे तो दूसरा आपको नजर आएगा कौन सा, तो दूसरा आपको नजर आएगा यहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है कन्हार नदी। कौन सा नदी, कन्हार नदी। और कन्हार नदी यहीं पास क्या बनाता है जी, तो यहीं पास आपको देखने को मिल जाएगा कन्हार बेसिन। क्या देखने को मिलेगा, कन्हार बेसिन देखने को मिलेगा जी। ये कौन सा बेसिन है, तो ये है कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन। कौन सा बेसिन है, कन्हार बेसिन जी। ठीक है, कन्हार बेसिन कहाँ पे देखने को मिला है, बलरामपुर के रामानुजगंज तहसील में। कहाँ पे, बलरामपुर के रामानुजगंज तहसील में देखने को मिला है। और यहाँ पे आपको एक और देखने को मिलेगा जो कि आपको एक नदी के ही द्वारा बनाया जाएगा, जो कि कौन सी नदी है, तो ये नदी का नाम आपको याद रखना है रिहंद नदी। क्यों, क्योंकि यहां से रिहंद नदी कुछ इस प्रकार से बहती है, और यह जाकर वाड्रफ नगर में, बलरामपुर के वाड्रफ नगर में क्या बनाती है, रिहंद बेसिन बनाती है। कौन सा, रिहंद बेसिन बनाती है जी। तो ये कौन सा बेसिन है, रिहंद बेसिन है। इसी रिहंद बेसिन को हम लोग सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जानते हैं जी। किस बेसिन के नाम से, सिंगरौली बेसिन के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सोहागपुर बेसिन। कौन सा, सोहागपुर बेसिन आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा सोहागपुर बेसिन। कौन सा, सोहागपुर, सोहागपुर बेसिन। कौन सा बेसिन, सोहागपुर बेसिन आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो जितना भी बचा हुआ जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र एरिया जो बचा है, ये वाला जो एरिया बचा हुआ है ये कौन सा है, ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी वाला है। कौन सा है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है। जो बचा वाला जितना भी क्षेत्र है वो कौन सा है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। कौन सा, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी है जी। इसके अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ी श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे पहाड़ी श्रेणी देखने को मिलेगा। जिसके अंतर्गत अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको एक पहाड़ी श्रेणी देखने को मिलेगा जिसका नाम है कैमूर पर्वत। कौन सा है, कैमूर पर्वत। कौन सा है, कैमूर पर्वत। ठीक है, कैमूर पर्वत के अलावा यहाँ पे और भी देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको देवसर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, देवसर की पहाड़ी देखने को मिलेगा। ये देवसर की पहाड़ी है, ये कैमूर पर्वत है। ठीक है, इसके अलावा आपको कैमूर पर्वत के ऊपर में आपको देखने को मिलेगी एक पहाड़ी जिसका नाम क्या रहेगा, देवगढ़ की पहाड़ी। क्या नाम है, देवगढ़ की पहाड़ी। ये देवगढ़ की पहाड़ी है, ये देवसर की पहाड़ी है, और ये है कैमूर पर्वत। इसके अलावा आपको यहाँ पे मांझ टोली की पहाड़ी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मांझ टोली की पहाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पहाड़ी, मांझ टोली की पहाड़ी, कैमूर पर्वत, देवगढ़ की पहाड़ी और देवसर की पहाड़ी, ये सब आपको देखने को मिलेगा जी। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में। कौन सा पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। और देखने को मिलेगा छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। कौन सा, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी, दोनों पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इन्हीं से ही नदियों का उद्गम होगा, जिसमें से कैमूर पर्वत से कौन सी नदी आपको देखने को मिलेगा, मांड, सॉरी, हसदेव नदी।
इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ से छुरी मध्यरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी, रिहंद नदी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कहां से जी, ये आपको देखने को मिलेगा बखोना चोटी, और बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है जी। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलेगा जी। तो ये हो गया पूर्वी बुंदेलखंड का पठार समाप्त जी। अब आते हैं आगे और हम लोग देखते हैं जशपुर पाट प्रदेश। कौन सा, जशपुर पाट प्रदेश देखते हैं जी। ठीक, कौन सा देखेंगे, जशपुर पाट प्रदेश। चलिए भाई, जशपुर पाट प्रदेश की बात करते हैं। किसकी, जशपुर पाट प्रदेश की बात करते हैं। जशपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत अगर देखें तो इनका सीमा कितना तक है, तो यहां से कुछ इस प्रकार है जी, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जशपुर सामरी पाट प्रदेश। कौन सा है, जशपुर सामरी पाट प्रदेश का क्षेत्र है ये। ठीक है, ये जो जशपुर सामरी पाट प्रदेश है, इसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो इसमें पाए जाते हैं दक्कन ट्रेप, और इस दक्कन ट्रेप के कारण इसमें कौन सा खनिज पाए जाते हैं, तो बक्साइट पाए जाते हैं। तो बक्साइट के विभिन्नता के कारण यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है जी। ठीक है, जिसमें से अगर देखें तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एक पाट प्रदेश। पार्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में। ये देखिए, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, और ये एक और पार्ट हो गया। तो इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे जी, ये वाला पार्ट क्या कहेंगे, तो अलग अलग पार्ट को मिलकर एक पार्ट पर अब एक पार्ट प्रदेश बना है, जिसे को ही हम लोग पार्ट प्रदेश के नाम से कहते हैं, जशपुर सामरी पार्ट प्रदेश। तो ये जो पार्ट प्रदेश है, इसके स्थलीय देखते हैं, इसको उप विभाजन में बांटा गया है, जिसमें से पहला है जमीर पार्ट। कौन सा पार्ट है, पहला है जमीर पार्ट। कौन सा है, ये है जमीर पार्ट। कौन सा है, जमीर पार्ट है जी। ठीक, ये कौन सा पार्ट प्रदेश है, तो ये है जमीर पार्ट। कौन सा है, जमीर पार्ट। ठीक, इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे कौन सा तहसील है, तो यहाँ पे मैन पार्ट। कौन सा है, मैन पार्ट है जी। और इस मैन पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तो ये अलग पार्ट है, ये है मैन ही पार्ट है। कौन सा है, मैन पार्ट है। ये अलग पार्ट प्रदेश है जिसका नाम है पार्ट, मैन पार्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे सीतापुर बतौली आपको देखने को मिलेगा, सीतापुर बतौली आपको देखने को मिलेगा। तो सीतापुर और बतौली यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा पार्ट, जारंग पार्ट। कौन सा पार्ट, जारंग पार्ट देखने को मिलेगा जी। तो ये कौन सा पार्ट है, ये आपको देखने को मिलेगा जारंग, जारंग पार्ट। कौन सा पार्ट है, जारंग पार्ट है। ठीक, कौन सा पार्ट, जारंग पार्ट। और इसके ऊपर में यहाँ पे आपको देखने को मिला है लुंड्रा। और इस क्षेत्र में कौन सा है जी, तो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है एक पार्ट जिसका नाम है क्या, लहसुन पार्ट। क्या नाम है, लहसुन, लहसुन पार्ट। कौन सा पार्ट है भाई, लहसुन पार्ट। कौन सा पार्ट है, लहसुन पार्ट। ठीक, और लहसुन पार्ट के और जमीन पार्ट के बीच में एक पार्ट प्रदेश है जिसका नाम है कुश्मी पार्ट। कौन सा है, कुश्मी पार्ट। तो इस पार्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कुश्मी पार्ट के नाम से जानते हैं। किस पार्ट के नाम से जानते हैं साथियों, इस पार्ट प्रदेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं हम लोग सामरी पार्ट के। कौन से, सामरी पार्ट के। ये जो है वो कौन सा है, सामरी पार्ट है, सामरी पार्ट है। ठीक, कौन सा पार्ट है, सामरी पार्ट है। और सामरी पार्ट के जस्ट नीचे में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कहां पे, यहाँ पे देखने को मिलेगा ये कौन सा पार्ट है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा एक पार्ट जिसका नाम आपको याद रखना है। कौन सा, इसका नाम आपको याद रखना है पंडरा पार्ट। कौन सा पार्ट, पंडरा पार्ट याद रखना है, जो कि बगीचा तहसील में है। कहां पे है, बगीचा तहसील में है जी। और नीचे वाले जितने भी बच रहे हैं उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं जशपुर पार्ट। क्या कहते हैं, ये है जशपुर पार्ट। तो जशपुर को देखें तो ये सबसे लंबा और चौड़ा दिख रहा है। जशपुर पार्ट सबसे लंबा चौड़ा व बड़ा पार्ट प्रदेश है। कौन सा है, जशपुर पार्ट सबसे बड़ा, लंबा,
चौड़ा, ये सब पाट प्रदेश कौन सा है? जशपुर पाट प्रदेश। ठीक है जी, ये आपको देखने को मिला है। जी हाँ सर। इसके अलावा जमीर पाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बक्साइट का मैदान कहा जाता है, या फिर बक्साइट की राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसे? जमीर पाट को। जमीर पाट क्या है जी? तो ये है बक्साइट का, बक्साइट का मैदान है। ये क्या है? बक्साइट का मैदान है। ठीक है, राजधानी है, राजधानी है जी। ठीक, इसके अलावा सामरी पाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सामरी पाट को सबसे सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ऊंचा पाट प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जारंग पाट। इस जारंग पाट की अगर मैं बात करूं तो यह छत्तीसगढ़ में पाट प्रदेशों में से सबसे सबसे बक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण है। क्या है? बक्साइट का, बक्साइट का सबसे सबसे बड़ा भंडारण है। क्या है? बक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण है, वो कौन सा है? जारंग पाट है। कौन सा है? जारंग पाट है। इसके अलावा मैन पाट को याद रखिए किस नाम से? तो मैन पाट को याद रखिए, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमला कहा जाता है, ठंडक की वजह से, ठंडी की वजह से। इसके अलावा छोटा तिब्बत क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है। और छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 1962 में, कब? 1962 में इंद्रावती के ही शासन काल में, किसके काल में? इंदिरा गांधी के शासन काल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शरणार्थी यहीं पास आकर बसे थे। कहां पे? मैन पाट में, क्योंकि उनके अनुकूल वातावरण था, इस वजह से वहां पे बसे। तो वहां पे तिब्बत, यहाँ पे आज तिब्बत शरणार्थी है, इस वजह से इसे छोटा तिब्बत कहने लगा। ठीक है, इसके अलावा पखानजूर में भी आपको देखने को मिलेगा कांकेर के जी। ठीक, तो ये है जी, वहां बांग्लादेशी आए थे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख पर्वत देखिए, तो प्रमुख पर्वत के अंतर्गत देखने को मिलेगा यहाँ पे गौर लाटा। क्या देखने को मिलेगा? गौर लाटा, जो कि छत्तीसगढ़ का, गौर लाटा जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी हाइट है 1225 मीटर। कितना है? 1225 मीटर जी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे बखोना चोटी। कौन सा चोटी? बखोना चोटी। और यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी चोटी? तो खुर्जा की पहाड़ी याद रखना। कौन सी? खुर्जा की पहाड़ी से इब नदी का उद्गम हुआ है, बखोना चोटी से हुआ है कन्हार नदी का। ठीक, इसके अलावा मैन पार्ट में आपको मैन पार्ट याद रख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया क्या जी? तो ये हो गया आपका जशपुर सामरी पाट प्रदेश। इसकी अगर नदी की बात की जाए तो यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, मैन पार्ट से एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या? तो इनका नाम आपको देखने को मिलेगा मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी। इसके अलावा यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। यहाँ से नदी बहती है, उसका नाम है कन्हार नदी। कौन सी नदी? कन्हार नदी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा प्रमुख नदी के रूप में। ठीक, अगले बात करते हैं अब। तो आगे बात करते हैं हम लोग अगला प्राकृतिक विभाजन, जो कि होने वाला है कौन सा जी? जो कि होने वाला है महानदी बेसिन। कौन सा होने वाला है? महानदी बेसिन है। इसका विस्तार मैं पढ़ा लिया हूं। महानदी बेसिन का कहां से कहां तक है इसका विस्तार, उसको मैं बता दिया हूं। ठीक है, तो विस्तार नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ये जो प्राकृतिक विभाजन है स्थलीय की अगर मैं बात कहूं तो महानदी बेसिन को दो तरफ से हम लोग विभाजित करके पढ़ सकते हैं। दो तरफ से, एक तो हम लोग उच्च भूमि की ओर, किसकी ओर? उच्च भूमि, उच्च भूमि। इस उच्च भूमि की बात करें तो इसके अंतर्गत पठार आएगा। ठीक है, पर्वत पठार ये आएगा। दूसरी ओर बात करेंगे हम किसकी? तो दूसरी ओर बात करेंगे हम लोग बेसिन की, मैदान की। बेसिन, बेसिन की, मैदान की। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ के जो बेसिन है, मैदान है, उसके अंतर्गत अगर देखें तो उनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ये कौन सी नदी है? ये आपको देखने को मिलेगा महानदी। कुछ इस प्रकार से बहती है ना?
कुछ इस प्रकार से बहती है जी महानदी। कौन सी नदी है? महानदी है जी। ठीक है, इसकी सहायक नदी भी आपको देखने को मिलेगा। तो सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी कुछ इस प्रकार से है। कहाँ पे है भाई? ये है सहायक नदी। कौन सी है? ये है सहायक नदी है भाई। ठीक, कौन सा है? शिवनाथ नदी। ये कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी है। ठीक, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी है। तो शिवनाथ नदी और महानदी के दो जो बीच में है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे क्या? शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र। क्या कहेंगे? महानदी, ये वाला जो क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहेंगे? महानदी शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र। क्या कहेंगे? महानदी, महानदी शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी दोआब। क्या कहेंगे? महानदी शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र कहेंगे। ठीक, ये पता हो गया जी। इसके अलावा और क्या? तो इसके अलावा और यह कि यहाँ पे जो शिवनाथ नदी के उस पार है, शिवनाथ नदी के उस पार वाले हैं, मतलब पार वाला है, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे? शिवनाथ पार का मैदान। ये वाले जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो क्षेत्र, ये कहलाएगा क्या? शिवनाथ पार का मैदान। क्या कहलाएगा? शिवनाथ पार का मैदान। तो ये हो जाएगा शिवनाथ, शिवनाथ पार का मैदान। क्या कहलाएगा? शिवनाथ पार का मैदान कहलाएगा। इसके अलावा महानदी के इस पार वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? महानदी पार का मैदान। क्या कहेंगे? महानदी पार का मैदान कहेंगे। महानदी पार का मैदान। ठीक है, इसके अलावा महानदी की सहायक नदी भी आ रही है उत्तर से, उत्तरी ओर से आ रही है जी, जिसमें से आपको देखने को मिल रहा है ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें आपको देखने को मिला है क्या जी? तो ये है हसदेव नदी। इसके अलावा मान नदी ये आ रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा? मैदान देखने को मिलेगा। किसके जरिए? हसदेव नदी और उनकी सहायक नदियों से यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? कोरबा क्षेत्र में बनाया जाएगा कोरबा का मैदान। कौन सा मैदान? कोरबा का मैदान है ये। ठीक है, ये कौन सा मैदान है? कोरबा का मैदान। कोरबा का मैदान क्या है? कोरबा का मैदान है। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है और क्या जी? तो और आपको देखने को मिल रहा है बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये तो छुरी तिरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक, कहां से कहां तक? बिलासपुर से, ये देखिए बिलासपुर से रायगढ़ तक आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। क्या देखने को मिलेगा? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। क्या देखने को मिलेगा? बिलासपुर, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है, तो ये क्या है जी? ये मैदान है। क्या है? ये मैदान है। मैदानों के इसके क्या किया गया है? मैदानों में इसके विभाजन किया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग कहां पे? अब आते हैं उच्च भूमि की ओर। अब उच्च भूमि की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा उच्च भूमि, जिसके अंतर्गत आपको पश्चिमी सीमा में देखने को मिलेगा यहाँ पे मैकल श्रेणी। क्या देखने को मिलेगा? मैकल श्रेणी। तो ये कौन सा श्रेणी है? ये है मैकल, मैकल श्रेणी है जी। पहला याद रखिए मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। ठीक, कौन सा है? मैकल श्रेणी है पहला, मैकल श्रेणी। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सा? तो इसके अलावा आपको याद रखना है ये वाला क्षेत्र, छुरी तिरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी। क्या याद रखना है? छुरी तिरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी। कौन सा? उदयगढ़ की पहाड़ी। इसके अलावा आपको याद रखना है क्या? तो इसके अलावा आपको याद रखना है उच्च भूमि याद रखना है। कौन सा? उच्च भूमि याद रखना है, जिसमें से आपको यहाँ पे जो छूटा हुआ है ये वाला देखिए जी। तो यहाँ पे कौन सा है? दुर्ग, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। कौन सा? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि है जी।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो धमतरी और महासमुंद वाला जो क्षेत्र है, गरियाबंद महासमुंद वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। क्या देखने को मिलेगा? धमतरी धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। क्या है? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है जी। ठीक, ये आपको उच्च भूमि के अंतर्गत याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा याद रखना है? पेंड्रा लोरमी का पठार। कौन सा? पेंड्रा लोरमी का पठार। कौन सा याद रखना है? पेंड्रा लोरमी का पठार याद रखना है। ठीक जी, ये आपको याद रखना हो गया। तो इतने सभी को आपको याद करने की आवश्यकता है जी। ये क्या है? इनकी स्थलाकृतियां महानदी बेसिन की। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं जी। अब इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा प्रमुख चोटी। कौन से देखने को मिलेगा? प्रमुख चोटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैकल श्रेणी के अंतर्गत कौन से? मैकल श्रेणी के अंतर्गत आपको कौन कौन से चोटी याद रखना है? चलिए मैं आप यहाँ पे मैं बता देता हूं। चलिए इस लेता हूं इसको, और यहाँ पे क्या है? मैकल श्रेणी। कौन सा है? मैकल श्रेणी है। इस मैकल श्रेणी की बात की जाए तो यहाँ पे राजनांदगांव में आपको देखने को मिलेगा एक श्रेणी जिसका नाम है डूंगरगढ़। कौन सा है? डूंगरगढ़ की पहाड़ी। कौन सा है? डूंगरगढ़ की पहाड़ी। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे एक चोटी जिसका नाम है कांदावनी की पहाड़ी। कांदावनी की पहाड़ी। यहाँ पे आपको याद रखना है बदरगढ़। बदरगढ़ याद रखना। ठीक है, तो तीन आपको चोटी याद रखना है मैकल श्रेणी के अंतर्गत। एक है कांदावनी की पहाड़ी, दूसरा है बदरगढ़, तीसरा है डूंगरगढ़। ये प्रमुख है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या? तो यहाँ पे पढ़े थे दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है क्या? तो इसके अंतर्गत आपको याद रखने की आवश्यकता है दल्ली राजहरा। कौन सी? दल्ली राजहरा की पहाड़ी। दल्ली राजहरा की पहाड़ी। कौन सी? दल्ली राजहरा की पहाड़ी। ठीक, ये आपको क्लियर। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या पढ़े जी? तो धमतरी धमतरी महासमुंद उच्च भूमि पर है, जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है कौन सा? तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है भातरीगढ़ की पहाड़ी। कौन सा? भातरी नवागढ़ की पहाड़ी। भातरी नवागढ़ की पहाड़ी। इसके अंतर्गत यहाँ पे आपको याद रखना है सिहावा सिहावा पर्वत। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा? भाई नदी आती है जी। कौन सी? धारे डोंगरी। धारे डोंगरी। इसी में आपको याद रखना है रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी। ठीक, लात नदी। इसके अलावा आपको याद रखना है मैदान में याद रखना है जी। यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा? चंवर चंवर ढाल की पहाड़ी। याद रखिए ये क्या है? इतिहास का पार्ट है, चंवर ढाल की पहाड़ी। ठीक, इसके अलावा आपको कोरबा बेसिन में याद रखना है कौन सा? तो कोरबा बेसिन में आपको याद रखना है लाफागढ़। कौन सा याद रखना है? लाफागढ़ याद रखना जी। लाफागढ़ याद रखना। इसके अलावा आपको याद रखना है गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आपको याद रखना है एक चोटी जिसका नाम है पलमागढ़। कौन सा? पलमागढ़। पलमागढ़ याद रखना। कौन सा याद रखना है? पलमागढ़। तो इन सभी पहाड़ियों को आपको याद करने की आवश्यकता है। वैसे तो और भी हैं जिसे मैं बता सकता हूं, लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण है, इसी को ही आप याद रखिए जी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा आगे जो बचा है प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत? वो है बस्तर का पठार। कौन सा है? बस्तर का पठार है जी। कौन सा है? बस्तर का पठार है। कौन सा है? बस्तर का पठार है। और बस्तर का पठार का विस्तार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको लिखना है मोहला वाला क्षेत्र, और मोहला वाला जो क्षेत्र है उसको ले लीजिएगा और उसके बाद यहाँ तक ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? इनका विस्तार अगर देखें तो पूरा पूरा बस्तर संभाग और मोहला मानपुर तहसील को लेना है जी। ये है कौन सा? दंडकारण्य का पठार। इसके अंतर्गत यहाँ पे कितने जिले हैं? तो यहाँ पे आपको जिले की संख्या 7 नजर आएगी जी। ठीक है, तो सातों जिलों में इनका क्या देखने को मिलेगा? विस्तार देखने को मिलेगा। तो इन्हीं का ही क्या पढ़ेंगे? इन्हीं का ही उप विभाजन पढ़ेंगे हम लोग।
क्या पढ़ेंगे, इन्हीं का ही उप विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें से उत्तरी क्षेत्र में कौन सा आ रहा है, कोटरी नदी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोटरी बेसिन। कौन सा बेसिन, कोटरी बेसिन। ये जो बेसिन बनेगा ये कौन सा बेसिन है, ये है कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन है, कोटरी नदी के कारण यह कोटरी बेसिन पड़ा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे में यहाँ पे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तो यहाँ पे तक आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो इसका तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर में भी आपको देखने को मिलेगा। ये है कौन सा, अबुझ माड़ की पहाड़ी। कौन सा है, अबुझ माड़ की पहाड़ी। कौन सा है, अबुझ माड़ की पहाड़ी है जी। ठीक है, उसके जस्ट नीचे में आपको देखने को मिलेगा यहां से यहां तक, यहाँ पे है कौन सा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बस्तर का मैदान। क्या है, बस्तर का मैदान। ये है बस्तर का मैदान। कौन सा है, बस्तर का मैदान है। और जो बाकी इतना जो बचा हुआ जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है बस्तर का पठार। क्या है, बस्तर का पठार है जी। ये क्या है, बस्तर का पठार है। ठीक, बस्तर का पठार, ये है बस्तर का पठार। तो दंडकारण्य पठार को 4 भागों में बांटा गया है, उप विभाजनों में बांटा गया है। बस्तर का मैदान, बस्तर का पठार, अबुझमाड़ की पहाड़ी और कोटरी बेसिन, ये है। तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो इसके अंतर्गत भी आपको क्या याद रखना है, प्रमुख पहाड़ी को याद रखना है, प्रमुख चोटी को याद रखना है। तो जिसमें से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, बैलाडीला की पहाड़ी। यहाँ पे क्या है, बैलाडीला की पहाड़ी। कौन सा है, बैलाडीला की पहाड़ी है जी। ठीक, कौन सा, बैलाडीला की पहाड़ी है। अबुझमाड़ पहाड़ी के अंतर्गत आपको अबुझमाड़ पहाड़ी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे बस्तर के मैदान है, उसमें आपको याद रखना है अलबका की पहाड़ी, जो कि बीजापुर में देखने को मिलेगा। कौन सी पहाड़ी, अलबका, अलबका की पहाड़ी। अलबका की पहाड़ी को पूछ लिया गया है। ठीक है, कि कहां पर सही ये है, ऐसा करके पूछ लिया गया। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा आरी डोंगरी, राव घाट की पहाड़ी, यहीं पास है सब। आरी डोंगरी, राव घाट की पहाड़ी यहीं पास है। इसके अलावा केशकाल घाटी, केशकाल पर्वत, विंता घाटी, विंता घाटी देखने को मिलेगा, केशकाल घाटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा केशकाल पर्वत। ठीक है जी, ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये बस्तर के पठार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसा रहा आज का यह क्लास, कमेंट करके बताएंगे आज का यह क्लास कैसा लगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार का यह क्लास रहे जी। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा कि हाँ सर इस क्लास के अंतर्गत हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ है, हमें रिवीजन करने में, हमें पढ़ने में, तो ये बताइएगा जी। ठीक है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।